कप्तान जेम्स कुक के बारे में 10 बातें जो आप नहीं जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया में उतरने के 245 साल बाद खोजकर्ता के बारे में 10 आश्चर्यजनक तथ्य जाने, जिन्होंने जहां तक मुझे लगता है कि मनुष्य के लिए जाना संभव है पालने की कसम खाई थी। 1। कुक अपने जीवन में अपेक्षाकृत देर से रॉयल नेवी में शामिल हुए। कुक ने 17 साल की उम्र में एक मर्चेंट सेलिंग कंपनी के साथ अप्रेंटिसशिप जीतने से पहले अपनी युवावस्था में यॉर्कशायर के एक फार्म में काम किया था। उन्होंने नॉर्थ और बाल्टिक सीज के तट के पानी में शिपिंग यात्राओं पर एक नाविक के रूप में अपने दांत काटे और अगले दशक को बढ़ते हुए बिताया। रैंक और नेविगेशन की कला में महारत हासिल करना। उन्हें कप्तान बनने के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन 1755 में उन्होंने अपने मर्चेंट सेलिंग करियर को छोड़कर और एक आम नाविक के रूप में ब्रिटिश रॉयल नेवी में भर्ती होकर अपने वरिष्ठों को चौंका दिया। कुक 26 साल के थे। अधिकांश ने रंगरूटों की तुलना में फिर भी नौसेना को उनकी प्रतिभा को पहचानने में देर नहीं लगी। उन्हें केवल 2 वर्षों में जहाज के मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था और बाद में ब्रिटिश नौसैनिक इतिहास में पहले व्यक्तियों में से एक बन गए जो सूचीबद्ध रैंकों के माध्यम से उठे और अपने स्वयं के पोर्ट की कमान संभाली। 2. वह एक विशेषज्ञ मानचित्रकार था। कुक पहली बार 7 साल के युद्ध के दौरान एक मानचित्रकार के रूप में प्रमुखता से उभरे, जब सेंट लॉरेंस नदी के उनके विस्तृत चार्ट ने अंग्रेजों को फ्रांसीसी आयोजित क्यूबेक के खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमले को दूर करने में मदद की। 1760 के दशक की शुरुआत में उन्हें एक जहाज दिया गया और कनाडा के तट से न्यूफाउंडलैंड द्वीप को चार्ट करने का काम सौंपा गया। उसने जो नक्शा तैयार किया वह इतना सटीक था कि वह 20वीं सदी में भी उपयोग में था। समुद्र को चार्ट करने में कुक का कौशल बाद में उनके खोजकर्ता के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया। उन्होंने अपने पहले दौर की विश्व यात्रा की कमान आंशिक रूप से जीती, क्योंकि उन पर अज्ञात क्षेत्र में नेविगेट करने और उनके द्वारा खोजी गई भूमि के सटीक नक्शे लाने के लिए भरोसा किया जा सकता था। बॉटनी बे में कुक लैंडिंग। 3. कुक की पहली यात्रा में ब्रिटिश सरकार का एक गुप्त मिशन शामिल था। एक खोजकर्ता के रूप में कुक का करियर अगस्त 1768 में शुरू हुआ, जब उन्होंने लगभग 100 क्रूमैन के साथ एम्बार्क एंडेवर पर इंग्लैंड छोड़ दिया। उनकी यात्रा स्पष्ट रूप से एक वैज्ञानिक अभियान थी। उन पर सूर्य के सामने शुक्रवार के पारगमन का निरीक्षण करने के लिए ताहिती जाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन इसमें एक छिपा सैन्य एजेंडा भी था। कुक ने सीलबंद आदेशों का पालन करते हुए उन्हें ग्रेट सदर्न कॉन्टिनेंट की तलाश करने का निर्देश दिया, जो एक अनदेखा भूभाग था जिसके बारे में माना जाता था कि ये दुनिया के निचले हिस्से के पास कहीं दुबका था। अन्वेषक ने आदेशों का पालन किया और दक्षिण में 40वें समानांतर के लिए रवाना हुए, लेकिन काल्पनिक महाद्वीप का कोई सबूत नहीं मिला। फिर उन्होंने पश्चिम की ओर रुख किया और न्यूजीलैंड की परिक्रमा की, यह साबित करते हुए कि ये द्वीपों का एक जोड़ा है और एक बड़े भूभाग से जुड़ा नहीं है। कुक बाद में 1770 के दशक की शुरुआत में दुनिया के अपने दूसरे सर्कुलेशन के दौरान दक्षिणी महाद्वीप के लिए अपनी खोज फिर से शुरू करेंगे और पैक बर्फ से उन्हें वापस मुड़ने के लिए मजबूर करने से पहले अंटार्कटिका को देखने के करीब आ गए। 4. उसका जहाज एंडेवर ग्रेट बैरियर रीफ पर लगभग डूब गया। अपनी पहली यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया में उतरने के बाद कुक ने अपने जहाज को उत्तर की ओर इशारा किया और बटाविया के डच बंदरगाह की ओर प्रस्थान किया। क्योंकि वह बिना नक्शे के क्षेत्र में था, उसे पता नहीं था कि वह सीधे ग्रेट बैरियर रीफ के उस तरह नुकीले मूंगा संरचनाओं में नौकायन कर रहा था। 11 जून 1770 को उनका जहाज एंडेवर एक प्रवाल भित्ति से टकराया और पानी लेना शुरू कर दिया, जिससे उनके चालक दल और उनकी प्रशांत खोजों के उनके अमूल्य चार्ट दोनों को खतरा पैदा हो गया। कुक के आदमियों ने पानी को हुड से बाहर निकाला और जहाज के वजन को हल्का करने के लिए तोपों और अन्य उपकरणों को पानी में फेंक दिया। उन्होंने अपने पतवार में छेद करने की कोशिश करने के लिए एक पुरानी पाल का भी इस्तेमाल किया। 20 से अधिक हताश घंटों के बाद उन्होंने अंततः रिसाव को रोक दिया और ऑस्ट्रेलियाई तट की ओर लंगड़ाकर चले गए। अपने जहाज को फिर से समुद्र के योग्य बनाने के लिए कुक को मरम्मत में लगभग 2 महीने का समय लगेगा। ताहिती में कुक के जहाजों के संकल्प और साहसिक कार्य को दर्शाने वाली पेंटिंग। 5. कुक ने स्कर्वी से बचाव के लिए नए तरीकों को अपनाने में मदद की। 18वीं शताब्दी में स्कर्वी का भूत विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली बीमारी हर लंबी दूरी की समुद्री यात्रा पर छाई रही। कुक हालांकि अपने तीनों अभियानों को लगभग स्कर्वी मुक्त रखने में कामयाब रहे। यह आंशिक रूप से उनके प्रत्येक पड़ाव पर
ताज़ा भोजन प्राप्त करने के उनके जुनून के कारण था, लेकिन कई लोगों ने उनके सौभाग्य का श्रेय एक असंभावित स्रोत सॉक्रेकूट को दिया है। जबकि कुक को स्कर्वी का इलाज या कारण नहीं पता था, वह ये जानता था कि पोषक तत्वों से भरपूर अचार गोभी इस बीमारी को दूर रखती है, इसलिए वह अपनी यात्राओं में कई टन ले आया। उनकी एकमात्र समस्या उनके दल को इसे खाने के लिए मिल रही थी। उन्हें बरगलाने के लिए कुक ने अधिकारियों की मेज के लिए बस हर दिन कपड़े पहने सॉक्रेकूट रखा था। जब सूचीबद्ध लोगों ने अपने वरिष्ठों को इसे खाते हुए देखा, तो उन्होंने मान लिया है कि ये एक स्वादिष्ट व्यंजन है और उन्होंने अपने लिए कुछ अनुरोध किया। 6. ब्रिटेन के दुश्मन भी कुक का सम्मान करते थे। जबकि कुक की यात्रा ऐसे समय में हुई जब ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन और फ्रांस के साथ युद्ध में था। एक अग्रणी खोजकर्ता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें सापेक्ष दंड से मुक्ति के साथ समुद्र की यात्रा करने की अनुमति दी। जुलाई 1772 में स्पेनिश जहाजों के एक स्क्वाड्रन ने अपने जहाजों को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया, केवल कुक को कमांड में महसूस करने के बाद ही उन्हें रिहा करने के लिए। इसी तरह जब अमेरिकी क्रांति के दौरान कुक की तीसरी यात्रा रवाना हुई, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने वैश्विक जहाज के कप्तानों को एक ज्ञापन लिखा, जिसमें उन्हें ब्रिटिश जहाजों को मानव जाति के सामान्य मित्र के रूप में व्यवहार करने का निर्देश दिया गया था, यदि वे समुद्र में उनका सामना करते हैं। 7. उसने नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज की। 1776 में एक 47 वर्षीय कुक ने खोज की। अपनी तीसरी यात्रा पर रवाना हुए इस बार आर्कटिक में मायावी नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज। दुनिया भर में आधे रास्ते की यात्रा करने के बाद उन्होंने पश्चिमी कनाडा और अलास्का के ऊपरी तटों के एक खतरनाक सर्वेक्षण पर HMS रिसोल्यूशन और डिस्कवरी जहाजों का नेतृत्व किया। कुक मार्ग के पश्चिमी प्रवेश द्वार के 50 मील के भीतर आया, लेकिन इसे खोजने के उनके प्रयासों को अंततः ठंड के मौसम, हिंसक धाराओं और बेरिंग सागर में भारी बर्फ के तैरने से विफल कर दिया गया। जब चरम स्थितियों ने अपने दल को विद्रोह के कगार पर पहुंचा दिया, तो कुक अनिच्छा से गर्मियों के लिए दक्षिण की ओर मुड़ गए। अपनी खोज को फिर से शुरू करने का मौका मिलने से पहले ही वह मर जाएगा। हवाई में कुक की मौत को दर्शाती पेंटिंग। 8. जब वो हवाई द्वीप में उतरा तो मूल निवासियों ने उसे भगवान समझ लिया। कुक की तीसरी यात्रा के दौरान वो हवाई पर पैर रखने वाले पहले यूरोपीय बने, जिसे उन्होंने अपने संरक्षक अर्ल ऑफ सैंडविच के बाद सैंडविच द्वीप कहा। केला के गुआ अखाड़े में हवाईयन ने कुक के जनवरी 1779 को खुशी के जश्न के साथ मनाया और अच्छे कारण के लिए। कुछ अजीब संयोग से खोजकर्ता का आगमन हवाई प्रजनन देवता लोनो का सम्मान करने वाले एक वार्षिक उत्सव के साथ हुआ। चूंकि मूल निवासियों ने कभी गोरे लोगों या कुक जैसे बड़े जहाजों को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने मान लिया है कि वे उनका देवता है और उन्हें दावतों और उपहारों से नवाजा। यूरोपीय लोगों ने लालच से भोजन और आपूर्ति के केला के गुआ को छीन लिया, लेकिन जब कुक के नाविकों में से की स्ट्रोक से मृत्यु हो गई, तो मूल निवासियों ने महसूस किया है कि अजीब तरह से कपड़े पहने हुए यूरोपीय अमर नहीं थे। तब से कुक के हवाई अड्डे के साथ संबंध तेजी से तनावपूर्ण हो गए। 9. उनकी गंभीर मृत्यु हुई। फरवरी 1779 में जब हवाई में मरम्मत के लिए डॉक किया गया, तब कुक क्रोधित हो गए जब मूल निवासियों के एक समूह ने उनकी एक नाव से एक कटर जहाज चुरा लिया। वह तट पर गया और राजा कलानीपोर को बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन हवाई वासियों को डर था कि उनके नेता को मार दिया जाएगा और उनकी सहायता के लिए झुंड बनाया जाएगा। जब कुक की जहाज डिस्कवरी ने हवाई अड्डे के दूसरे समूह पर अपनी तोपें चलाईं, तो खोजकर्ता घबरा गया और एक प्रतीक्षारत नाव पर भागने से पहले एक राइफल को छोड़ दिया। पथराव करने और एक क्लब द्वारा मारे जाने से पहले वह दूर नहीं गया। एक हवाई योद्धा ने फिर एक चाकू कुक से एक उपहार की ब्रांडिंग की और उसे अपनी पीठ में डाल दिया। कुक सर्फ में गिर गया और उसे बार बार छुरा घूमता गया और चट्टानों से पीटा गया। उसके मरने के बाद हवाई वासियों ने उसकी लाश को एक राजा की तरह तैयार किया। उन्होंने उसके हाथों को समुद्री नमक में रखा, फिर उसकी हड्डियों को साफ करने से पहले उसके शरीर के बाकी हिस्सों को एक गड्ढे में भून दिया। 10. नासा ने अपने जहाजों के नाम पर अंतरिक्ष यान का नाम रखा। कुक ने अपने युग के किसी भी नाविक की तुलना में अधिक क्षेत्र का पता लगाया और मैप किया, और उनकी उपलब्धियों ने बाद में उन्हें नासा द्वारा सम्मानित किया। कुक की HMS डिस्कवरी कई ऐतिहासिक जहाजों में से एक थी जिसने तीसरे अंतरिक्ष यान के नाम को प्रेरित किया, और नासा ने बाद में अपने अंतिम शटल का नाम एंडेवर रखा, जिस जहाज पर उन्होंने दुनिया के अपने पहले सर्कविगेशन पर आदेश दिया था।
जब शटल डिस्कवरी ने 2011 में अपनी अंतिम अंतरिक्ष उड़ान भरी तो उसके चालक दल ने कुक के सम्मान में रॉयल सोसाइटी द्वारा बनाया गया एक विशेष पदक ले लिया।